10th क्लास। आज हम अपने 4th चैप्टर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जिसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसको द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं, और चूँकि पंडित श्रीधराचार्य ने इस सूत्र का निगमन किया था, इसलिए उनके नाम से भी इस सूत्र को जानते हैं। और वैसे अंग्रेज़ी में क्वाड्रेटिक फार्मूला भी या द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का मतलब जिसमें मैक्सिमम घात कितना हो, 2। तो ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें x की घात 2 है, 1 है और 0, ये 3 पद होते हैं। ठीक है ना। इन तीनों पदों को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अभी हमने पूर्ण वर्ग बनाना सीखा है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया था अभी पिछले क्लास में, x² के गुणांक से पूरे में भाग दे दिया। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं तो उससे पूरे में भाग दे दिया। भाग दिया तो क्या हो गया, यहाँ x² बचा, ये b/ax होगा और प्लस ये c/a होगा। यहाँ b/ax होगा, ये c/a। ठीक। अब क्या करेंगे, x² प्लस 2x तो होना चाहिए, 2ab होता है ना, तो 2 यहाँ a² है यानी x² है तो x होना चाहिए। अब ये तो हो गया, x यहाँ है तो यहाँ है 2 एक्स्ट्रा है, तो b/a में 2 से अगर भाग दे दें तो देखो 2 कट जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं ये हिस्सा, तो b/2a ये हो गया b की जगह। 2ab होता है ना, ये किसकी जगह हो गया, सूत्र वाले b की जगह। तो इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसका स्क्वायर जो हमने लिखा तो ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि ऊपर तो कहीं इतना है नहीं, इसलिए इसको हम घटा भी देंगे। ठीक। और फिर प्लस c/a यहाँ जो था वो लिख दिया, ये बैलेंस हो गया, ये वही वाला लिखा और यहाँ 2 से भाग देकर इस पद को बैलेंस किया। अब ये तीनों पद मिलकर a² प्लस 2ab प्लस b² मिलके a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ये दोनों पद इधर कर देंगे, तो b²/4a² माइनस c/a, इसको सॉल्व करेंगे, 4a² LCM होगा तो ये b² माइनस 4ac आएगा। ये तो आप कर लोगे 10th क्लास, है ना। यहाँ पर a से भाग देंगे तो 4a बचेगा और c से गुणा कर देंगे तो 4ac। अब दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो इधर तो x प्लस b/2a होगा और इधर कितना होगा, प्लस माइनस, ऊपर वाला तो अंडर रूट में आएगा और नीचे वाला 2a हो जाएगा, है ना, अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ठीक। अब ये जो प्लस b/2a है, इस साइड करेंगे दाहिने साइड में तो कितना हो जाएगा, माइनस b/2a। ठीक। और 2a LCM ले लेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। x के 2 मान होंगे, प्लस लेंगे तो एक मान आएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा। इस तरह के प्रश्न आपने अभी पिछले क्लास में किया है, हम लोगों ने किया है ना, पूर्ण वर्ग बनाकर x के मान निकाले हैं ना 2-2, तो वैसे ही। लेकिन इस तरह का जो ये मान निकला है, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब नोट, यदि b² माइनस 4ac इसका मान ये अंडर रूट के अंदर अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0, या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो ये मान वास्तविक होगा। रूट के अंदर ये मान क्या होगा, वास्तविक होगा। तो x के 2 वास्तविक मान आएंगे, x के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक। लेकिन अगर ये मान नेगेटिव होगा, जैसे अभी पिछले उदाहरण में देखा आपने कल के क्लास में, ये नेगेटिव है, तो x के दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक। अब उदाहरण 11 देखो, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। विषम, देखो क्रमागत 2 तो है ही है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, इतने गुण हैं उन दोनों संख्याओं के, कितने, क्रमागत हैं एक तो, दूसरे विषम हैं, तीसरे धनात्मक हैं और चौथे क्या है, वो पूर्णांक हैं, पूरे पूरे अंक हैं। ठीक है। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो।
अब यहाँ पे एक बात नोट करने की विशेष, इसको हमेशा याद रखिए, यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 2x एक समपूर्णांक होगा या नहीं? 2 से गुणा कर देंगे तो सम हो जाएगा, और उस सम पूर्णांक से पहले और बाद वाला पूर्णांक विषम होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 10 है तो 10 से पहले 9 और 10 के बाद 11, दोनों ही विषम है कि नहीं? 10 सम है, 10 के पहले 9 और 11 दोनों क्या हैं? विषम है। इसी तरह से अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक, तो 2x क्या होगा? सम होगा, और 2x माइनस पहले वाला विषम होगा, और 2x प्लस 1 उसके बाद वाला। ये दोनों क्रमागत होंगे। 9 और 11 दोनों क्रमागत है ना, 9 के बाद 11 ही है विषम जो आ रहा है, कि 9 और 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है, 13 के बाद क्या आता है? 15 आता है ना? ये क्रमागत, 13 के बाद 15, 13 के बाद तो 14 आता है, लेकिन 14 तो सम है, हमको क्या चाहिए? विषम। समझ गए ना? तो 2x माइनस 1 तथा 2x प्लस 1 क्रमागत विषम पूर्णांक होंगे। अगर 2 विषम पूर्णांक लेना है तो हम पहला 2x माइनस 1 लेंगे और दूसरा 2x प्लस 1 लेंगे। क्लियर है बात? तो अब यहाँ से प्रश्न शुरू करेंगे अपना। ये तो नोट था। माना पहला विषम पूर्णांक 2x माइनस 1, तो दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक कितना होगा? 2x प्लस 1। अब इन दोनों के वर्गों का योग 290 है। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 290 है। इसका खोल दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दें, ये होगा 4x कट जाएगा, 8x स्क्वायर बराबर 290 है, इसमें 112 घट जाएगा तो 288 आ जाएगा। 8 से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 6। अब देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है ना, तो x बराबर तो 6 ही लेना होगा। आंसर ये नहीं होगा बेटा, गलत लिख दिया है बच्चा, आंसर ये नहीं होगा। x का मान 6 है, हमको विषम पूर्णांक निकालना है ना, तो 2x माइनस 1 लेना। पता नहीं किस मोड में हमने ये लिख दिया बच्चे, ये बिल्कुल रॉन्ग है ना? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 छंग 12 माइनस 1 यानी 11 और 13, 2 छंग 12 धन 1, 11 और 13 आंसर होगा। कितना होगा? 11 और 13। हम नोट्स में जब आपको भेजेंगे तो इसको काट के हम आंसर लिख कर भेजेंगे। गलती देखो, ये गलती आपसे भी हो सकती है। हमने विषम पूर्णांक x थोड़ी माना था, हमने क्या माना था? विषम पूर्णांक 2x माइनस 1। तो 6 अगर लेंगे तो 2 छंग 12 माइनस 1 13 होगा, और 2 छंग 12 प्लस 1 11 होगा और 13 होगा। ठीक, और माइनस 6 तो लेना ही नहीं है, ये माइनस 6 तो कतई नहीं लेना है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये। ठीक, ये बेटा रॉन्ग है। आंसर क्या होगा? 11 और 13। ठीक, अब उदाहरण 12, पता नहीं किस मोड में ये लिख गए। हाँ बच्चे, अभी उदाहरण 12 देखते हैं। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है, आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है। अगर लंबाई x होगी तो चौड़ाई x माइनस 3 होगी। ठीक है ना? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। आधार, उस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार क्या है? पार्क की चौड़ाई है ना, तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 12 से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है। देखो, ये आयताकार पार्क है, ठीक है, लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी है? x माइनस 3।
लंबाई से चौड़ाई कितनी है 3 कम, और चौड़ाई को ही आधार मानकर सम द्विबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो आधार तो x-3 है, लेकिन ये दोनों भुजाएं उसकी हमको नहीं पता हैं। तो जो भी हो, हमें नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी ऊंचाई पता है 12। ऊंचाई कितनी पता है 12। तो ये सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधा आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई भी हमें पता है, आधार भी हमें पता है, तो आधा आधार गुणे ऊंचाई ये क्षेत्रफल है किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये जो पार्क है, इस पार्क का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्रश्न समझ में आया? टुकड़ों टुकड़ों में समझिए। एक आयताकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है आधा आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमें पता है, हाँ x-3, ऊंचाई कितनी दी है 12 दी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो जो भी क्षेत्रफल होगा उसमें 4 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हमको एक समीकरण मिलेगा। अब देखिए एक एक, माना आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है x मीटर और चौड़ाई कितनी होगी x-3 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आधा आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधा आधार x-3, ऊंचाई कितना है 12। ठीक है। और पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4। ठीक। और पार्क कैसा है, आयताकार। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है x-3, और ये बराबर हो जाएगा आधा x-3 गुणे 12 प्लस 4, तो 2 छंग 12, 6 से गुणा कर देंगे 6x-18 प्लस 4, ये x² - 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 9x प्लस 14 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाया, इसको क्या बनाया, और वैसे 7 दूनी 14 करके भी हम इसको कर सकते थे। 7 दूनी 14, -7 -2 होगा, कितना होगा -7 और -2। तो यहाँ पर आंसर 7 और 2 आएगा भी, x का मान 7 और 2, लेकिन 2 आंसर नहीं होगा। x बराबर 2 लेने पर चौड़ाई 2 - 3, तो -1, 2 से भी 3 कम, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए x बराबर कितना लिया है 7। x बराबर 7 अगर लेंगे, यानी x माने लंबाई 7, तो चौड़ाई कितनी होगी 7 - 3 बराबर 4। समझ गए? द्विघात सूत्र के प्रयोग से भी हम इसको निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग करके भी निकाल सकते हैं, और गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ कुछ नहीं बताया है कि किस तरह हल कीजिए, है ना, इसलिए जो पूर्ण वर्ग करके निकाला तो ये मेथड होगा। और मध्य पद को 2 भागों में बांट के करेंगे तो सबसे आसान वो हो जाएगा। और द्विघात सूत्र अगर हम लगाते हैं तो ABC का मान निकालेंगे। A कितना है 1, B कितना है -9, C कितना है 14। तो पहले B² - 4AC निकाल लेंगे, और फिर x का मान इस सूत्र में रख के मान निकालेंगे, तब भी 7 या 2 ही आएगा। ठीक है। तो कभी कभी ये लगाना आसान होता है, कभी कभी मध्य भाग को बांटना आसान होता है, और कभी पूर्ण वर्ग बनाकर आसान होता है। तो जो जिस समय ज़रूरत हो हम वो लगा सकते हैं। ठीक है। अभी हम बताएंगे कहाँ पर आप कौन सा मेथड लगाएं तो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर सबसे आसान क्या है, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि आप द्विघात सूत्र से निकालिए या पूर्ण वर्ग बना के निकालिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पर द्विघात सूत्र ही आपको लगाना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि उनका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व कब होगा बच्चे, हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि जब B² - 4AC का मान धनात्मक आए, ग्रेटर देन
ग्रेटर और इक्वल टू 0 आए तो अस्तित्व होता है, और अगर नेगेटिव आए तो अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो 3 प्रश्न हैं इन सब में पहले और दूसरा तो आप स्वयं हल कर लीजिए, ठीक है। तीसरे में, तीसरा इसलिए बताया कि रूट वगैरह है, इसमें हमने सबसे पहले b² ABC देखा, a का मान 2 है, b का मान -2√2 है और c का मान 1 है। सबसे पहले b² -4ac का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? b² -4ac। हमने निकाला तो इसका मान कितना आ गया? 0, यानी इसका अस्तित्व है ना। अब इस सूत्र में b² -4ac की जगह 0 रख देंगे तो -b/2a ही तो आंसर आएगा, -b/2a। इसका मान √2/2 तो काट देंगे तो 1/√2 आंसर आ जाएगा, ठीक। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। x + 1/x = 3, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है, पहले ही बता दिया। दोनों ओर x से गुणा कर देंगे। अब इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे क्या करेंगे? दोनों तरफ x से गुणा कर देंगे। ध्यान रखिए, इस प्रश्न को ध्यान रखिए। अगर इस तरह का प्रश्न है तो दोनों तरफ x से गुणा, जो हर में है उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, 3x इधर कर लें। x² - 3x + 1 = 0। अब देखो यहाँ मध्य पद को आप 2 भागों में नहीं बांट सकते, एक एक कम एक, एक एक 2 ही होता है। तो यहाँ 3x है, इसलिए हम श्रीधराचार्य सूत्र ही लगाएंगे। a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर भी कितना है? 1 है। तो b² -4ac निकालेंगे, जो कि कितना आया? 5। अब सूत्र क्या है? x बराबर -b ± b² -4ac/2a। इसका मान कितना निकाला है b² -4ac का हम लोगों ने? 5। तो हमने b² -4ac की जगह क्या 5 रखा, -b था, b का मान -3 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये मान आया। प्लस एक बार लेंगे, माइनस एक बार लेंगे, तो ये दोनों मान हो गए, ठीक। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, ये सब विशेष प्रश्न हैं, समझ लीजिए। इसमें x और x - 2 LCM लेंगे, तो यहाँ x - 2 आएगा, यहाँ -x, इसको सरल करेंगे। इस तरह के प्रश्न आप लोगों ने हल किए हैं, है ना। इनको परिमेय व्यंजक है, इनको हल करेंगे, ये इधर गुणा हो जाएगा, ठीक। -2 बराबर ये इसमें गुणा होगा तो ये आएगा, इसको इस तरफ ले लेंगे तो ये प्रश्न आया। a बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर 2, तो b² -4ac का मान निकालेंगे, 12 आया। अब श्रीधराचार्य सूत्र से इसकी जगह मान 12 रखेंगे। और 12 कितना होता है? 4 × 12 होता है ना, तो 2√3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 12 को 12 में से 12 को 4 × 3 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। और 2 और 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 + √3/3, तो 2 × 6 ये काट देंगे ना, 2 × 6, तो ये आंसर आ जाएगा। एक प्लस ले लेंगे और एक माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। x के ये 2 मान। अब उदाहरण 15 देखिए, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न समझे? 18 किलोमीटर तो उसकी मोटर बोट की चाल है स्थिर में, लेकिन अगर धारा बह रही है तो धारा बहने के दिशा में अगर मोटर बोट चलेगी तो जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी, और धारा के प्रतिकूल चलेगी तो 1 घंटा अधिक ले लेती है पहुंचने में अपने गंतव्य पर। गंतव्य क्या है? 24 किलोमीटर उसको जाना है। 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में जो भी समय लगता है, कितना समय लगता है नहीं बताया, लेकिन प्रतिकूल आने में 1 घंटा उससे ज़्यादा लेता है। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो माना धारा की चाल x है। आपको पता है जब भी कोई चलने वाली चीज़ धारा की दिशा में चलेगी, नाव है, मोटर बोट है ना,
अगर धारा की दिशा में चलेगी तो धारा की चाल और मोटर बोट की चाल जुड़ जाती है, और प्रतिकूल चलेगी तो चाल घट जाती है। इस बात को समझिए। इस प्रश्न को हम आपको नेक्स्ट टर्न पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।